प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है कि हम अपने पेपर को किस प्रकार से हल करें और उसमें हम अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हमने पेपर अपना बहुत अच्छे ढंग से सेट किया था, हल करके आए थे, लेकिन हमारे मार्क्स कम आए। इसी दुविधा को दूर करने के लिए आज हम कुछ बातों पर चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि कहा गया है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी कि यदि हम पेपर को अच्छी प्रकार से अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो उसका अंत भी निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है। तो उसी में सबसे पहले हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी कि हम पेपर को समय से शुरू करके यदि 5 से 10 मिनट पहले हमारा पेपर पूरा का पूरा हल कर लेते हैं तो ये एक आदर्श स्थिति कही जाएगी, यानी कि ये बढ़िया हमारी टाइम मैनेजमेंट रही है। अब टाइम मैनेजमेंट के बाद जो कुछ और बातें हैं उन पर ये चर्चा देखिए। सबसे पहले प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। हमें प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके अंदर हमने उन चीज़ों के ऊपर टिक कर लेना चाहिए जो प्रश्न हमें अच्छी प्रकार से आते हैं। जो प्रश्न हमें अच्छी प्रकार से आते हैं उन प्रश्नों के अंदर भी हमें प्रारंभ में वही प्रश्न करें जिनका सही उत्तर आता है, और उसके बाद जब हम प्रश्न करते हैं उन प्रश्नों को उत्तर क्रमबद्ध लिखना चाहिए। बेशक बीच में से कुछ प्रश्न हमें नहीं आते हैं, लेकिन जो प्रश्न सही आते हैं उनको भी हमने क्रमबद्ध तरीके से हल करना चाहिए। अब बात आती है हेडिंग डालने के लिए ब्लैक पेन प्रयोग करें। आमतौर पर बच्चे सीधा प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं और उसमें किसी प्रकार की हेडिंग्स या अन्य पेन का प्रयोग नहीं करते। इसलिए हमें हेडिंग डालते समय ब्लैक पेन और अंडरलाइन उसको जरूर करना चाहिए। इससे एग्जामिनर को स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि जो विद्यार्थी है वो क्या कहना चाहता है और उसने कितनी अपनी तैयारी की है। इसका प्रभाव भी एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है। प्रश्न समाप्त होने के बाद कम से कम 2 पंक्ति छोड़कर अगला उत्तर शुरू करें। अब बात आती है जब हमारा प्रश्न समाप्त हो जाता है और कुछ बच्चे उसके साथ लगते ही दूसरा उत्तर शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम 2 पंक्ति छोड़ देनी चाहिए, जिससे पहले और अगले प्रश्न का भेद सही समझ में आ जाए और आपस में दोनों प्रश्न न मिले। इस बात का जरूर ध्यान रखें। आगे पेज के अंतिम सिरे से कभी प्रश्न का उत्तर शुरू न करें। दोनों तरफ हाशिया अवश्य छोड़ें। अब बात आती है, यानी कि कई बार हमारा प्रश्न 5-6 पंक्ति पहले खत्म हो जाता है और हम वहीं से दूसरा प्रश्न शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उस लाइनों को छोड़ देना चाहिए वहीं पर और अगला प्रश्न अगले पेज से शुरू करना चाहिए। बार बार पेज पलटने में भी एग्जामिनर को दिक्कत होती है और वह कई बार उस पिछले जो लिखा हुआ है उसको सही तरीके से नहीं देख पाता है। इसलिए अपना प्रश्न पत्र हल करने के लिए नए सिरे से पेज का प्रयोग करें और दोनों तरफ हाशिया, यानी पेज के दोनों तरफ हाशिया अवश्य छोड़ें। इससे एक तो हमारे प्रश्न की सुंदरता बढ़ती है और दूसरी, यदि कोई प्रश्न लिखते समय शब्द अंत में आधा रह जाता है और आधा आगे आने की बजाय हम उस हाशिए में लिख सकते हैं, यानी कि उसका अर्थ सही समझ में आ जाता है पेपर चेक करने वाले को। अब आता है डॉट पेन का प्रयोग करें, जेल पेन का नहीं। अब देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण, पेन भी इन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण होता है। हमें डॉट पेन का प्रयोग करना चाहिए, जेल का नहीं। जेल पेन का प्रयोग करते हैं यदि कहीं पर हमारे जहाँ पर पेपर रखे हुए हैं वहाँ पर सीलन हो जाती है या कोई पानी का टपका भी उसके ऊपर पड़ जाता है तो वो स्याही फैल जाती है, जिससे एग्जामिनर को उस प्रश्न का उत्तर पढ़ने में दिक्कत होती है। इसलिए हमें अपने प्रश्न पत्र को हल करते समय हमें डॉट पेन का प्रयोग करना चाहिए। ये बातें तो सामान्य सभी पेपर के लिए लागू होती हैं। अब हम हिंदी विषय पर थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे पास
दो प्रश्न ऐसे हैं जहां पर हम अपने मार्क्स अच्छे ले सकते हैं। एक होती है सहप्रसंग व्याख्या और दूसरा होता है साहित्यिक परिचय। सहप्रसंग व्याख्या की बात करें तो सहप्रसंग व्याख्या के अंदर सबसे पहले प्रसंग होता है और प्रसंग के अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रसंग के अंदर हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम, कवि और कविता का नाम और जिस संदर्भ में यानी पद के अंदर जिस विषय वस्तु जो दी है उसका वर्णन हम जरूर करें। ये हमारा एक आदर्श प्रसंग होगा। प्रसंग के बाद जब व्याख्या की बात आती है, व्याख्या हमारी कम से कम 10 पंक्तियों के आसपास जरूर होनी चाहिए। व्याख्या के अंदर यानी कि उसका भाव स्पष्ट करने के लिए अर्थात या कहने का भाव है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम उस व्याख्या को थोड़ी सी बड़ी कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात विशेष की। विशेष हमें सामान्य तौर से विशेष के अंदर कविता के कला पक्ष के सभी अंगों का वर्णन किया जाना चाहिए, चाहे उसमें तत्सम तद्भव शब्दावली है, चाहे अलंकार, छंद, गुण, शब्द शक्ति या रस, उनमें से जो भी मुहावरे लोकोक्ति दिया हुआ हो उसका जरूर हम जो विशेष के अंदर जरूर लिखें। और यदि हम इनको तीनों को अलग अलग तरीके से और अच्छे प्रकार से लिखते हैं, हमारे नंबर सहप्रसंग व्याख्या के अंदर पूरे आने की पूरी संभावना होती है। और इसमें जितने नंबर का सहप्रसंग प्रसंग होता है और विशेष होता है, इन दोनों के बराबर के नंबरों की व्याख्या होती है। ये तो हमारा सहप्रसंग व्याख्या की बात थी। अब हम बात करते हैं साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय, कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि साहित्यिक परिचय के अंदर कवि की साहित्यिक विशेषताओं को वर्णन हम कर दें। नहीं, कवि हमें केवल साहित्यिक विशेषताओं से काम नहीं चलेगा। हमें साहित्यिक परिचय लिखते समय सबसे पहले कवि का जीवन परिचय लिखना होता है और कवि के जीवन परिचय के अंदर हम उसका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, मृत्यु का स्थान यदि है तो कहीं, उसके बाद उसकी प्रारंभिक शिक्षा, उसके माता पिता या कोई उसके जीवन के अंदर अन्य कोई घटी हुई घटना है तो हम उसका जिक्र इसके अंदर अवश्य करें। उसके बाद जीवन परिचय के बाद आती है बात रचनाएं, कवि की रचनाएं। कवि की रचनाओं के अंदर हमने उसकी अलग अलग रचनाओं का विवरण करेंगे तो वो और भी अच्छा होता है। जैसे काव्य संग्रह है, उसकी काव्य संग्रह में कौन सी पुस्तकें आई हैं। उसके बाद यदि उसका उपन्यास लिखा है तो उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचनात्मक ग्रंथ, जो भी उन्होंने लिखा है, जो विधाएं उसने लिखी हैं, उन विधाओं का अलग अलग जिक्र किया जाए तो वो बेहतर होता है। उसके बाद आती है साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं, कवि की कम से कम 5-6 साहित्यिक विशेषताओं का विवरण हमें अवश्य करना चाहिए, जो उसके साहित्य की मूल विशेषताएं होती हैं। अंत में हम करते हैं साहित्यिक परिचय में भाषा शैली। भाषा शैली में कविता का कला पक्ष सारा का सारा आ जाता है। जैसा हमने विशेष में किया है उसी प्रकार की सारी चीजें, चाहे वो छंद है, अलंकार है, भाषा है और उसके अंदर रस है, गुण है या उसकी कोई विशेष शैली है, उस शैली का प्रयोग हम भाषा शैली के अंदर करते हैं। आज ये इतना ही। ये यदि आप इन बातों पर ध्यान दोगे तो अवश्य भी आपके अच्छे नंबर आ सकेंगे।